ये जो कैल्विन साइकिल आपको नजर आ रहा है, ये फिलहाल तो मैंने ही ड्रा किया, लेकिन एक्चुअली इसको डिस्कवर साइंटिस्ट जिसने किया था वो आपके सामने नजर आ रहा होगा, जिसको हम कहते हैं मेल्विन कैल्विन। इस कैल्विन साइकिल से रिलेटेड बहुत सी क्वेश्चन हैं, एंट्री टेस्ट में बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं। इसके अलावा इसकी डिटेल है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आ सकता है, इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगी। सो इस वीडियो के हर स्टेप को आपने एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम कैल्विन साइकिल को डिफाइन करेंगे। अगर एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आता है तो फिर आपको स्टेप्स याद आने चाहिए कि आपने इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जाता है। बाज का सिर्फ आ जाता है ड्रॉ स्केच ऑफ कैल्विन साइकिल, तो उसके लिए सिर्फ आप मेरी वीडियो देखें कि जिसमें मैंने आपको सिंपल स्टेप्स बताए हुए हैं जिससे आप कैल्विन साइकिल को इंप्रेसिव स्टाइल में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बाज को आ जाता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, तो फिर वहां पर आपको साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी बतानी पड़ती है। तो आप इसकी हेडिंग को ध्यान में रखेंगे, मैं एक एक हेडिंग को डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन के लिए जरूरी है कि मैं इस साइकिल पर जाऊं और इसमें देखूं हो क्या रहा है। एक्चुअली ये एक साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। साइकिल जहां भी होता है ना, कोई साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। हर रिएक्शन को कैटालाइज उसके रिस्पेक्टिव एंजाइम कर रही है, यानी कार्बन फिक्सेशन फेज को अपने एंजाइम एरोबिस को वो कर रही होती है। इसी तरह से नेक्स्ट रिडक्शन फेज को अपने एंजाइम कैटालाइज कर रही है, और रीजनरेशन में बहुत सी डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व हो रही हैं। इस पूरे साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन में क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है और फिर उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और अल्टीमेटली इसमें क्या बन रहा है, शुगर बन रहा है। और ये जो पूरा फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसको क्या कह रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, कैटालाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव एंजाइम, के हर सीरीज ऑफ रिएक्शन को अपनी अपनी एंजाइम कैटालाइज कर रही है, बाय विच इसमें क्या हो रहा है, कार्बन इज फिक्स्ड, कार्बन फिक्सेशन फेज एंड रिड्यूस, और इसकी रिडक्शन होती है, रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर। इसके नतीजे में ट्रायोज शुगर बन रहा होता है ड्यूरिंग द किन रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज रेफर्ड एज कैल्विन साइकिल। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कैल्विन साइकिल क्या है। इक्वेशन इसलिए जरूरी है कि जब भी कैल्विन साइकिल के मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपसे पूछे जाएंगे तो आपने इक्वेशन से प्रोवाइड करने हैं। एंट्री टेस्ट में याद रखना, बच्चे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन से कैल्विन साइकिल के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं। आपने कैल्विन साइकिल की इक्वेशन क्या है कि इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इंटर हो रहे हैं। यहां पर ये 3 रेड कलर के आपको जो डिजिट नजर आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इंटर हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें NADPH कितने इस्तेमाल हुए, 6 NADPH इस्तेमाल हुए, तो यहां पर 6 NADPH लिख दिया। फिर ATP कितने इस्तेमाल हुए, 6 ATP शुरू में इस्तेमाल हुए ड्यूरिंग द रिडक्शन फेज, और 3 ATP ड्यूरिंग द रीजनरेशन, यानी 6+3 के रेशियो से ये 9 ATP इस्तेमाल हुए। अल्टीमेटली इसका हमें आउटपुट क्या मिला, यानी मेन प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल क्या है, एक ट्रायोज है G3P। उस ट्रायोज का फार्मूला क्या, CH2O3, यानी C3H6O3, जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे। तो ये ट्रायोज इज एक्चुअली द मेन प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। NADPH प्रोटॉन देने के पास NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बाद में रिसाइकिल होता है टुवर्ड द लाइट रिएक्शन, ताकि दोबारा से वहां पर कंज्यूम हो। और ATP की सिर्फ एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, और 9 ATP आपके कन्वर्ट हो गए 9 ADP और 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और 3 पानी के मॉलिक्यूल भी यहां पर बनते हैं ड्यूरिंग द रीजनरेशन ऑफ RUBP। सो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द मेन रिएक्टेंट ऑफ कैल्विन साइकिल, तो ये तीनों होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH और ATP। अगर आ जाए व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल, तो नॉट ग्लूकोज, इट इज अ ट्रायोज शुगर। एक ट्रायोज शुगर एक्चुअली क्या होता है, कैल्विन साइकिल का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। बाकी इनडायरेक्टली इसमें ग्लूकोज बनेगा। 2 कैल्विन साइकिल के बाद 2 ट्रायोज बनेंगे, जो कि क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। तो मेन प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल क्या, एक शुगर है, इन जनरल शुगर, या स्पेसिफिकली हम ट्रायोज शुगर को कहेंगे। वाटर इज एक्चुअली द बाई प्रोडक्ट ऑफ
कैल्विन साइकिल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह सकते हैं, और 3 पानी के मॉलिक्यूल। सो पानी अगर फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है तो वो लाइट रिएक्शन में यूज हो रहा है, और अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। सो पानी फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। हाउ मेनी एटीपी आर कंज्यूम्ड इन 1 कैल्विन साइकिल? तो 9 एटीपी। हाउ मेनी NADPH आर कंज्यूम्ड विद इन 1 साइकिल? तो 6 NADPH। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड? 3। लेकिन चूंकि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितने कैल्विन साइकिल चाहिए होंगे? 2। हाउ मेनी कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? तो 2। इसलिए कैल्विन साइकिल में हर एक चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ एटीपी, हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? तो 9 मल्टीप्लाई 2 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो ये वो 6 CO2 होते हैं जो आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में लिखते हैं। लोकेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल कहां होता है? अक्सर ये एमसीक्यू पूछा जाता है, एंट्री टेस्ट में भी पूछा जाता है और नॉर्मल पेपर में भी। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑक्यूपाई करता है स्ट्रोमा। तो कैल्विन साइकिल भी कहां होगा? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। क्यों होगा? शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, बिकॉज एंजाइम्स दैट आर यूज्ड विद इन द कैल्विन साइकिल आर फाउंड विद इन द स्ट्रोमा। सवाल पैदा होता है कि प्रोकैरियोट में तो ये मौजूद ही नहीं है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं है, तो फिर वहां कहां होगा? तो वहां पर ये एक्चुअली साइटोसोल में ही होता है। क्लियर? तो अगर एक्सेप्शनल केस में पूछा जाए इन प्रोकैरियोट कैल्विन साइकिल टेक प्लेस, तो फिर स्ट्रोमा आपने आंसर नहीं करना, फिर वो क्या करेंगे? साइटोसोल ही करेंगे, क्योंकि इसके एंजाइम्स कहां मौजूद होती है? साइटोसोल में होती है। डिस्कवरी इसको इस साइंटिस्ट ने किया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखता है, जिसका नाम है मेल्विन कैल्विन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई कैल्विन साइकिल इज सो नेम्ड, इसको ये नाम क्यों दिया गया? तो बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन। सो ऑन बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट वो डिस्कवर इट, कैल्विन साइकिल वाज रिगार्डेड एज कैल्विन साइकिल। अदर नेम भी इसके हैं, और बाज़ औक़ात आपसे अदर नेम के साथ पूछा जा सकता है। और कैल्विन साइकिल के जो अदर नेम है अगर आपको आते हैं तो बाज़ औक़ात जब अदर नाम से आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैल्विन साइकिल इज आल्सो रिगार्डेड एज लाइट इंडिपेंडेंट फेज, बिकॉज यहां पर लाइट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती है, इट डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन लाइट। इसका मतलब यह है एज दिस रिएक्शन डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन लाइट, सो इट इज कॉल्ड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, जो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, as it can take place in dark if ATP and NADPH are available, so it may be regarded as dark reaction, और मिसलीडिंगली इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, जो कि हायर फिजियोलॉजी की बुक्स जो होती हैं इसको कहती हैं कि इतनी अप्रोप्रिएट जो टर्म नहीं है। कार्बन फिक्सेशन साइकिल, चूंकि इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है इसलिए इसको कहते हैं कार्बन फिक्सेशन साइकिल। Because inorganic carbon become a part of organic molecule, so it is called carbon fixation cycle. As the first stable product is a 3 carbon compound that is 3 phosphoglycerate, so it is also called C3 pathway. तो ये सारे इसके अदर नेम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट ए नोट ऑन लाइट इंडिपेंडेंट फेज, तो यही एक्सप्लेन करना है। C3 पाथवे डिफरेंट नाम से आपसे पूछा जा सकता है। फेजेस कितने हैं कैल्विन साइकिल के? तो कैल्विन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। एक फेज जिसमें कार्बन फिक्स होती है, ये फर्स्ट फेज होती है, इसको कहते हैं कार्बन फिक्सेशन फेज। दूसरी फेज जिसमें कार्बन की रिडक्शन होती है बाय यूजिंग एटीपी और एनएडीपीएच को कार्बन रिडक्शन फेज कहेंगे। और तीसरी फेज में चूंकि इसका प्रिकर्सर रीजनरेट होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन फेज या आरयूबीपी रीजनरेशन। याद रखना मेन रिएक्टेंट और प्रिकर्सर डिफरेंट चीजें जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। कैल्विन साइकिल का जो प्रिकर्सर है वो क्या? आरयूबीपी, लेकिन इसका मेन रिएक्टेंट जो इंटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी और एनएडीपीएच के मेन रिएक्टेंट है। अब हम इन स्टेजेस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन फिक्सेशन क्या होती है? कार्बन फिक्सेशन रेफर टू द इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाना, इसको कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन करने वाले एंजाइम को हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेज। उस एंजाइम को क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेज। चूंकि कार्बन किस मॉलिक्यूल में वो फिक्स कर रही है? राइबोलोज बिस्फास्फेट में, इसलिए उसका नाम रख लेते हैं राइबोलोज बिस्फास्फेट। तो राइबोलोज से आर यू वर्ड निकाल रहे होते हैं और बिस्फास्फेट से बिस निकाल रहे होते हैं, तो कार्बोक्सिलेज से वर्ड निकाल रहे होते हैं CO कार्बोक्स। इसलिए इस एंजाइम को क्या कहते हैं? रुबिस्को। आर यू राइबोलोज से है, बिस यानी बाइफास्फेट या बिस्फास्फेट से है, CO मीन कार्बोक्सिलेज। तो दिस इज द जो वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ कैल्विन साइकिल और मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन नेचर और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। फाउंड कहां होती है? प्लांट में पाई जाती है। तो सो कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन विच मॉलिक्यूल? 1,5-RuBp। अब जब आपने ये 5-RuBp को ड्रा करना, राइबोलोज का है एक पेंटोज शुगर है जो कीटो फॉर्म में होता है। राइबोज आपने पढ़ा था ना, वो आल्डो शुगर है, लेकिन राइबोलोज उसकी कीटो फॉर्म है। ये भी 5 कार्बन का शुगर है। तो यहां पर आपने ये जो डॉट शो करने सर्कल 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ कार्बन है कि कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके कार्बन नंबर 1 के साथ एक फास्फेट लगा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे 1। इसके कार्बन नंबर 5 के साथ दूसरा फास्फेट लगाना है, तो दैट इज कॉल्ड 5। और चूंकि ये मॉलिक्यूल क्या है? राइबोलोज, तो इसको लिखेंगे राइबोलोज। क्योंकि फास्फेट 2 हैं और 2 एक ही मॉलिक्यूल से जुड़े हैं, तो इसको बिस फास्फेट कह देंगे। 22 से वर्ड है 2 बिस फास्फेट। इसको एब्रिवेट करके क्या लिखा गया? 1 से 1, 5 से 5, और राइबोलोज से RU और बिस फास्फेट से BP। बी मीन बिस और पी फास्फेट। तो ये पूरी एब्रिवेशन आपने इसमें प्लेस करनी है। अब होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल इंटर होता है कैल्विन साइकिल में, रिएक्ट करता है किसके साथ? RuBp के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1। RuBp के पास नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5। तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से और 5 कार्बन RuBp से ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा? 6 कार्बन का। तो ये 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना हुआ है। 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां पर आपने प्लेस करना है। ये अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है। अनस्टेबल क्या है? नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, और दोनों साइड पर फास्फेट भी मौजूद है। तो हाई एनर्जी फास्फेट की वजह से और नंबर ऑफ कार्बन के ज्यादा आने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होती है और बहुत ही अनस्टेबल होती है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 5 कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जिसको RuBp कहेंगे। एक कार्बन कहां से आया? कार्बन डाइऑक्साइड से। 5 कार्बन किससे आ रहे हैं? RuBp से। और ये रिएक्ट करते हैं तो एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट बन रहा होता है। ये 6 कार्बन इंटरमीडिएट 2 बराबर हिस्सों में टूट जाता है। एक 6 कार्बन कंपाउंड के 3-3 वाले कितने में टूट जाएगा? 2 में टूट जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप देखेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBp से रिएक्ट करेगी और 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनता है, जो कि 3-3 वाले कितने में टूट जाती है? 2 टूट जाता है। लेकिन चूंकि हमारा जो हमने बनाना सिंपलेस्ट शुगर बनाना है वो क्या है? ट्रायोज है, G3P है। ट्रायोज बनाने के लिए हमें कम से कार्बन कितने चाहिए? 3 कार्बन चाहिए होंगे। लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि ये 3 कार्बन हम किससे लें? कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि हमने RuBp को रीजनरेट करवाना है, तो इसके कार्बन को अगर हम ट्रायोज में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको रीजनरेट कहां से करवाएंगे? तो एज द सिंपलेस्ट carbohydrate is triose, as the simplest carbohydrate is triose, so we must require 3 carbon molecule, and these 3 carbon are obtained from 3 molecule of carbon dioxide. That's why we start the Calvin cycle with 3 carbon dioxide molecule. तो ये जो 3 आपको रेड कलर के नजर आए ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। अब दोबारा देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल RuBp के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो 6 कार्बन वाला क्या बनता है? एक, जो 3-3 वाले में कितने में टूट जाता है? 2 में टूट जाता है। हम कितने कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट कर रहे हैं? 3 से। तो 3 से रिएक्ट करके 6 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? 3, जो कि 6 कितने मॉलिक्यूल में टूट जाएंगे? 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल में टूट जाएंगे। देखे ना, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3-3 वाले कितने में टूट रहा है? 2। तो 3 कितने में टूटेंगे? 6 में टूट जाएंगे। तो ये 6 इसलिए मैंने लिखे हैं। सो ओवरऑल 3 molecule of carbon dioxide enter into the cycle, react with
3 molecule of RuBP and 3 molecule of 6 carbon intermediate are formed that are immediately broken into 6 molecule of 3 carbon, that is 3 phosphoglycerate. तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल क्या है? 3 फास्फोग्लिसरेट। ये क्या है? एक एसिड है, ये शुगर नहीं है। ट्रायोज हमने बनाना है, और ट्रायोज क्या होते हैं? वो एल्डिहाइड होते हैं। एक तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी आने चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए? एल्डिहाइड आने चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक एल्डिहाइड चाहिए। हमारे पास जो स्टेबल कंपाउंड बना है वो क्या? एसिड है। उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। यानी हमने एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? एल्डिहाइड में। इसलिए याद रखना कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन फेज? तो वो क्या? 3 फास्फोग्लिसरेट। व्हाट इज द मेन स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल? वो क्या है? G3PG, 3 फास्फोग्लिसरेट। इसके कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट लगा होता है। ये एक 2 OH भी रखता है, इसलिए इसको ग्लिसरॉल भी कहेंगे, और 3 की वजह से, फास्फेट की वजह से इसको फास्फो कहेंगे, और ये एसिड है तो इसको ग्लिसरेट कहेंगे। तो ये 3 फास्फोग्लिसरेट एक एसिड है जिसको एब्रिविएट करके 3PG लिखेंगे आप। क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 पाथवे भी कहते हैं। अब हमने एसिड को कन्वर्ट करना है किस में? एल्डिहाइड यानी शुगर में। तो इसके लिए हमें इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन हमने तो अभी बताया कि ये जो 3 कार्बन कंपाउंड पैदा हुआ ये क्या है? स्टेबल है। तो स्टेबल मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के रूल के मुताबिक रिएक्शन नहीं करते, तो इसकी रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसको अनस्टेबल करना है। अनस्टेबल करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। वो एनर्जी का सोर्स क्या है? ATP। तो इसके कार्बन नंबर 1 पर एक हाई एनर्जी फास्फेट लगा देते हैं। कार्बन नंबर 1 पर एक हाई एनर्जी फास्फेट लगा देते हैं। तो ये 3 फास्फोग्लिसरेट है, इसके कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट आ जाएगा। तो कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट लगने से इसका नाम चेंज हो जाएगा 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। क्योंकि 2 फास्फेट हो गए तो बिस वर्ड हो जाएगा, और फास्फोग्लिसरेट उसी तरह से इसका नाम से थोड़ा सा बदला है, इसमें फास्फेट एक एक्स्ट्रा आ गया, हाई एनर्जी फास्फेट। तो ये 3 एनर्जी जो 3 कार्बन जो एसिड है 3 फास्फोग्लिसरेट, इसकी एनर्जी कम है। ए हाई एनर्जी 3 कार्बन जो एसिड है उसका क्या नाम है? 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। ये कब बना? जब हमने एक फास्फेट ATP से लिया और वो फास्फेट किसको दिया? 3 फास्फोग्लिसरेट से। इसलिए एक मॉलिक्यूल के लिए एक ATP, और यहां पर कितने मॉलिक्यूल है? 6, तो 6 ATP चाहिए। इनके 6 के 6 फास्फेट किस में ऐड हो जाएंगे? 3 फास्फोग्लिसरेट के कार्बन नंबर 1 पर। तो 3 फास्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू या फास्फोराइलेटेड इनटू 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। क्लियर हो गया? अब ये जो 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट बनी, ये हाई एनर्जी है। अब इसकी रिडक्शन पॉसिबल है। रिडक्शन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? NADPH। एक मॉलिक्यूल के लिए एक और 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 NADPH चाहिए। ये NADPH अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसको दे देगा? 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। तो 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट की जब रिडक्शन हो जाएगी तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये 1 वाला फास्फेट क्यों इंटर हुआ था? उसको एनर्जी देने, उसको अनस्टेबल करने में। जैसे ही उसने उसको अनस्टेबल किया, उसकी रिडक्शन हुई, वो वापस स्टेबल हो गया। और जैसे ही वो स्टेबल हुआ तो उसने इनऑर्गेनिक फास्फेट को धक्का देकर वापस बाहर निकाल दिया। ये कौन से इनऑर्गेनिक फास्फेट हैं? ये जो कार्बन नंबर 1 पर जुड़े थे। तो इनकी एनर्जी किस में चलेगी? वो इस शुगर में कंजर्व होगी। अब आप देख सकें कि सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई थी? केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP और NADPH। तो ये सारी एनर्जी अब किस में चली गई है? इस ट्रायोज मॉलिक्यूल में आ गई है। तो दिस फेज इज कॉल्ड रिडक्शन फेज, चूंकि इसमें एक एसिड रिड्यूस हो रहा है किसमें? एल्डिहाइड मीन शुगर में। अब इस शुगर में तो यहां तक रिडक्शन फेज खत्म हो जाती है। अब आ जाती है रीजनरेशन। हमने क्या चीज रीजनरेट करनी है? इस प्रिकर्सर को रीजनरेट करवाना है। 1,5-RuBP को दोबारा पैदा करना है ताकि ये साइकिल चलता रहे। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती रहे, हमें एक ट्रायोज मिलता रहे और ये साइकिल चलता रहे। इसलिए हम ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3 भी बने हैं, इन 6 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। अदरवाइज इनको 6 को बाहर निकाल के 6 ट्रायोज से 2 ग्लूकोज तो आपके बन जाते, लेकिन ना ये RuBP रीजनरेट नहीं होता। तो हम नेक्स्ट फेज में चल रहे हैं रीजनरेशन पर। तो इसमें क्या होगा? out of these 6 G3P only 1 G3P come out of the cycle. This is the main product of Calvin cycle. एक कैल्विन साइकिल में एक ट्रायोज, दूसरे कैल्विन साइकिल में दूसरा ट्रायोज। ये 2 ट्रायोज मिलकर एक ग्लूकोज बनाएंगे, दैट इज C6H12O6, जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है।
तो ग्लूकोज इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ 2 केल्विन साइकिल, एंटी टेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब जो ग्लूकोज बन गया, सो कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये चूंकि प्लांट अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खुद बना सकते हैं, तो ये ग्लूकोज प्राइमरी प्रोडक्ट है। इसी से बाकी कार्बोहाइड्रेट भी बनाएंगे और इसी से प्रोटीन, लिपिड और सारे मॉलिक्यूल प्लांट इसी से बनाते हैं। इसलिए प्लांट को कहते हैं ऑटोट्रॉफ, कि वो अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद बना रहे हैं। अब 6 में से एक जो G3P है वो साइकिल के बाहर आ गया, कितने बाकी बच के 5, वो इसी तरह से आपने यहां पर लिख देने 5G3P। अब यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जो आपके लिए जरूरी नहीं है कि उसको आप ड्रा करें। एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन है, एरो 2-3 आप यहां पर शो कर सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन में देखें, हमारे पास RuBP में नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। RuBP नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। हमें कितने बनाने, 3 मॉलिक्यूल बनाने हैं, और हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 5। लेकिन हमारे पास दस्तयाब क्या चीज है, हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3। लिहाजा हमें नंबर ऑफ कार्बन की कमी नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन के, तो 15 कार्बन यहां पर रिक्वायर है। और यहां पर 5 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाले, ये 5 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले जिनका नाम है ग्लाइसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 15 है। लिहाजा हमें सिर्फ इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो थ्रू कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन दीज 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन आर कन्वर्टेड इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन, और इसका नाम क्या होता है, ये एक राइबोलोज शुगर है और इसके कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट है, इसलिए इसको कहेंगे 5 राइबोलोज फास्फेट, 5Ru, इसको जस्ट P कहेंगे, BP नहीं कहेंगे। क्लियर? थ्रू कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन दिस 5 molecule of 3 carbon are converted into 3 molecule of 5 carbon, जिसका नाम है RuP। B नहीं लिखेंगे इसमें। अब हमें चाहिए क्या, इस ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए हाई एनर्जी जिससे इस साइकिल वापस स्टार्ट हो सके, यानी उसके कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट लगा हो। अगर इस साइकिल को कंटिन्यू रखना है तो हमें RuBP जनरेट करना है ताकि आगे कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रो तो साइकिल चलता रहे। तो इसमें कार्बन नंबर 1 पर फिर फास्फेट लगाना है, तो ये फास्फेट हमें कहां से मिलेगा, ये ATP से मिलेगा। तो कितने, एक मॉलिक्यूल के लिए 1 ATP और 3 के लिए 3 ATP, और 3 ATP किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 ADP में, और RuBP के कार्बन नंबर 1 पर भी क्या लग जाएगा, फिर फास्फेट लग जाएगा, तो वो 1,5 कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट, 5 पर फास्फेट पहले था, तो 1,5 RuBP। इन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन में 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट वापस बाहर निकल रहे होते हैं और 3 पानी के मॉलिक्यूल रीजनरेट हो रहे होते हैं। दिस इज रेफर्ड एज द कैल्विन साइकिल। ये पूरी फेज जिसमें RuBP रीजनरेट हुआ, इसको कहते हैं रीजनरेशन फेज। उम्मीद करता हूं आपको कैल्विन साइकिल का जो मसला था कि इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो समझ आ चुका होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।